द फिल्म एम्परर के लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि xiaoyan चिंगयुआन के लिए एक पिल रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था। अब देखते हैं कहानी में आगे क्या होता है। सामने रखे फायर रेड मेडिसिन कोल्ड्रॉन को देखते हुए xiaoyan ने गहरी सांस ली, फिर अपना मुंह खोला और एक बहुत बड़ी सी मिल्की व्हाइट फ्लेम बाहर फूंक दी। उंगली के हल्के से इशारे के साथ वो फ्लेम एक बहुत खूबसूरत आर्क बनाते हुए मेडिसिन कोल्ड्रॉन के अंदर जा टकराई और अंदर जाते ही जोरदार धमाके के साथ एक्सप्लोड हो गई। रेजिंग फायर लगातार मेडिसिन कोल्ड्रॉन के अंदर उबल रही थी और बढ़ता हुआ टेम्परेचर लकड़ी के घर को धीरे धीरे और ज्यादा गर्म कर रहा था। जबकि फ्लेम्स ऊंचाई तक उठ रही थी, xiaoyan ने अपने स्लीव्स को झटका और कुछ मेडिसिनल हर्ब्स स्टोरेज रिंग से उड़ के बाहर निकले। तुरंत ही वो सब एक हल्की डोची एनर्जी की परत में लिपटे हुए हवा में ही रुक गए, जैसे आसमान में तैरते छोटे एनर्जी बॉल्स हों जो नीचे से देखने पर काफी गॉर्जियस लग रहे थे। गुबेन P1 पिल एम्परर ग्रेड फर्स्ट ऑर्डर तियान ग्रेड पिल है, जिसका इफेक्ट है बॉडी की पावर बढ़ाना, अंदर सोए हुए पोटेंशियल को स्टिमुलेट करना और कल्टीवेशन टैलेंट को एनहेंस करना। इसके लिए जो मटेरियल्स चाहिए वो काफी कॉम्प्लेक्स हैं, करीब 107 तरह की जड़ी बूटियां। इनमें से 5 मेन मटेरियल्स हैं: स्नो क्रीम जी, ग्रीनवुड फ्रूट, ड्रैगन ब्लड इमोर्टल वाइन, एम्परर लेवल ड्रैगन डेमन कोर और एम्परर या उससे ऊपर के किसी बीस्ट का ब्लड एसेंस। ये पांचों मटेरियल्स बहुत रेयर और मुश्किल से मिलने वाले हैं, लेकिन सौभाग्य से मेरे मास्टर की रिंग में कुछ मटेरियल्स हैं और रोइंस से मिले मैजिक कोर की वजह से मेरे पास एक मौका है। रिफाइनिंग मेथड काफी पार्टिकुलर और डिमांडिंग है। गुबेन P1 पिल का रिफाइनिंग मेथड धीरे धीरे xiaoyan के दिमाग में उभर आया और फिर वो वर्ड उसके दिमाग में छप गए। ये पहली बार था जब xiaoyan ने इतने ज्यादा 107 तरह के रिफाइनिंग मटेरियल्स देखे। यहाँ तक कि अल्केमिस्ट एसोसिएशन के टेस्ट में भी इतना कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला नहीं था। इससे साफ पता चलता था कि इस गुबेन P1 पिल को रिफाइन करना शायद ट्रांसफॉर्मिंग पिल से भी ज्यादा हार्ड था। बहुत सारे विचार xiaoyan के मन में तेजी से दौड़ने लगे। उसने अपनी नजर मेडिसिन कोल्ड्रॉन पर केंद्रित की, टेम्परेचर महसूस किया, हल्के से सिर हिलाया और उंगलियां हिलाई। तुरंत ही मिल्की व्हाइट फ्लेम्स जो पहले उग्र थी धीरे धीरे शांत होने लगी। उसकी नजरें कोल्ड्रॉन पर टिकी रहीं। कुछ देर बाद उसने अपनी उंगलियां हिलाई, एक लाइट बीम उभरी और वो एक मिल्की व्हाइट मशरूम बनके उसके हाथों में आ गई। जैसे ही वो मशरूम प्रकट हुई, उसने एक ठंडा और आइसी ऑरा फैलाया और उस ठंडक के भीतर एक प्योर एनर्जी की हल्की सी वेव महसूस हुई। ये है स्नो क्रीम जी, xiaoyan ने धीरे से कहा, जो गुबेन P1 पिल का एक मेन इंग्रेडिएंट है और बहुत ही ज्यादा कठिनाई से मिलता था। ये सिर्फ बेहद ठंडे इलाकों की बर्फीली जमीन में उग सकता था। xiaoyan ने अपनी उंगलियों से स्नो क्रीम जी की सतह को हल्के से छुआ। अंदर मौजूद ठंडी और शुद्ध एनर्जी को महसूस करते हुए उसने धीरे से सांस छोड़ी, फिर उंगली झटकते हुए उसे एक लाल रोशनी में बदल के मेडिसिन कोल्ड्रॉन में फेंक दिया। जैसे ही स्नो क्रीम जी फ्लेम में गया, डोरमेंट मिल्की व्हाइट फायर अचानक भेड़िए की तरह उछल पड़ा और उसे निगल गया। जैसे ही फ्लेम ने स्नो क्रीम जी को घेरा, xiaoyan ने अपनी सभी उंगलियां हिलाई और हवा में लटके हुए कई लाइट स्पोर्ट्स तुरंत 10 हिस्सों में बटे और एक एक करके कोल्ड्रॉन में डाल दिए गए, बिना किसी झिझक के। स्नो क्रीम जी स्वभाव से ठंडी होती है और आग के संपर्क में आते ही मर जाती है, इसलिए इसकी मेडिसिनल लिक्विड को रिफाइन करने के लिए जरूरी है कि पहले से कुछ न्यूट्रलाइजिंग हर्ब्स साथ में हो, जो वो पहले ही तैयार कर चुका था। इतने सारे हर्ब्स को एक साथ रिफाइन करना सोल पावर का भी एक टेस्ट था, लेकिन xiaoyan के पास अब वो पावर थी। सभी हर्ब्स फ्लेम में गिरते ही कुछ ही सांसों में जल के पाउडर बन गए और फिर एक ड्रॉप प्योर मेडिसिनल लिक्विड के रूप में बचे। xiaoyan की सोल पावर के कंट्रोल में ये लिक्विड स्नो क्रीम जी पे टपकने लगे। धीरे धीरे स्नो क्रीम का मिल्की व्हाइट रंग फीका पड़ने लगा और उसकी सतह की व्हाइट लेयर झड़ने लगी। कुछ ही पलों में वो व्हाइट लेयर हल्के से रेड कलर में बदल गई थी। xiaoyan ने देखा कि स्नो क्रीम धीरे धीरे मेल्ट हो रही है। उसने उंगली हिलाई और दूसरे मेडिसिनल मटेरियल्स को रिफाइन करना स्टार्ट किया। वन माइंड मल्टीपल टास्क। अपनी सोल पावर को कई हिस्सों में बांट के xiaoyan ने बहुत सारे मटेरियल्स पे कंट्रोल रखा। यही उसकी असली पावर थी। अब अगला मटेरियल था ग्रीनवुड फ्रूट। जैसे ही वो कोल्ड्रॉन में गिरा, मिल्की व्हाइट फ्लेम ने उसे निगल लिया, लेकिन अजीब बात यह थी कि इतने हाई टेम्परेचर के बावजूद उस पर कोई खास असर पड़ा नहीं। सच में ग्रीनवुड फ्रूट का नाम सही है, ये जियोगोजी से भी ज्यादा टफ है, xiaoyan बड़बड़ाया। ग्रीनवुड फ्रूट को रिफाइन करने में 1 घंटा लग गया। जब उसकी आउटर ग्रीन स्किन हट गई, तब अंदर से गोल्डन येलो फ्रूट दिखाई दिया। यही सबसे हार्ड हिस्सा था। xiaoyan ने फ्लेम की इंटेंसिटी बढ़ाई
और अब कोल्ड्रोन के अंदर स्नो क्रीम और ग्रीनवुड फ्रूट दो अलग अलग फ्लेम्स में लिपटे हुए थे। तीसरा इंग्रेडिएंट था ड्रैगन ब्लड इमोर्टल वाइन, जो पिछले दोनों से भी ज्यादा रेयर था। ये सिर्फ उस जगह उगती थी जो ड्रैगन ब्लड से नहाई हुई हो। जैसे ही ये वाइन कोल्ड्रोन में डाली गई, फ्लेम्स ने उसे घेर लिया। सियावियन ने साथ में कुछ और हर्ब्स भी फेंके ताकि उसकी पावर को न्यूट्रलाइज किया जा सके, वरना पिल बनते समय सब नष्ट हो जाता। जब उसने तीनों फ्लेम्स को बैलेंस में आते देखा तो राहत की सांस ली और एक ब्लडी डेमन कोर ब्लड थर्स्टी ड्रैगन लिजर्ड से प्राप्त हुई कोल्ड्रन में डाल दी गई। धीरे धीरे सब कुछ मेल्ट होने लगा। रिफाइनिंग खुद में एक बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, और जब हर्ब्स इतने रेयर और हाई ग्रेड के हों तो टाइम और भी ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी पिल तो थी नहीं। सियावियन की 23 हेवनली फ्लेम्स की पावर के साथ बन रही थी। तीनों मेन मटेरियल्स की रिफाइनिंग बहुत डिमांडिंग थी। किसी भी गलती पे कोल्ड्रन फट सकता था। स्नो क्रीम को रिफाइन करने में ही सियावियन को 4 दिन लग गए, जबकि ड्रैगन ब्लड इमोर्टल वाइन को क्रैक करने में 3 दिन। जब वाइन क्रैक हुई तो सियावियन ने लगभग 20 ऑक्सिलरी हर्ब्स भी कोल्ड्रन में डाली ताकि उसके वॉयलेंट ऑरा को शांत किया जा सके। आधे घंटे बाद वाइन टूट के लाल पाउडर में बदल गई, जिसे सियावियन ने सोल पावर से एक रेड पाउडर बॉल में सोलिडिफाई कर दिया। अब सिर्फ ग्रीनवुड फ्रूट बाकी था, जो सबसे टफ निकला। उसे रिफाइन करने में सियावियन को पूरे 6 दिन लग गए। फाइनली सियावियन और गोल्डन ड्रैगन किंग दोनों ने राहत की सांस ली। सियावियन की स्पीड और प्रिसीजन देख के ड्रैगन किंग भी दंग रह गया। उसने देखा कि सियावियन ने अपनी सोल पावर को 3 भागों में बांट के तीनों मटेरियल्स को एक साथ रिफाइन किया। ऐसा पहले किसी ने नहीं किया था, यहाँ तक कि तोसी ने भी नहीं। डेमन कोर भी मेल्ट होके एक छोटे मेटाबॉल जैसा बन गया। फिर सियावियन ने थोड़ी देर आराम किया, फिर अपनी रिंग से एक जेट बोतल निकाली। बोतल को हल्के से झुकाया और एक स्कारलेट ब्लड ड्रॉप नीचे गिरी। वो ब्लड सियावियन के सामने तैरने लगा, मात्रा में कम, लेकिन उसकी एनर्जी इतनी ज्यादा वायलेंट और ब्लडी थी कि नजरें हटा पाना मुश्किल था। यह है ब्लड थर्स्टी ड्रैगन लिजर्ड का ब्लड, एक 4-स्टार डोडी बीस्ट से मिला हुआ। सियावियन ने बुदबुदाया, अगर रिफाइनिंग सफल रही तो पिल की क्वालिटी अद्भुत होगी। वो एक पल के लिए हिचका, फिर उंगली से फ्लिक करते ही वो ब्लड कोल्ड्रोन में जा गिरा। जैसे ही ब्लड गिरा, उसकी वॉयलेंट एनर्जी कोल्ड्रोन के अंदर हवा का तूफान बन गई। सियावियन ने भौहें सिकोड़ ली और तुरंत फैसला लिया। तीनों मटेरियल्स स्नो क्रीम, ग्रीनवुड फ्रूट, ड्रैगन ब्लड वाइन, इनसे निकाले गए मेडिसिनल लिक्विड्स और पावर्स को एक साथ उस ब्लड में डाल दिया। फ्यूजन शुरू। तीनों की एनर्जी बहुत ज्यादा प्रबल थी और आपस में टकराने लगी, जैसे कोई किसी को स्वीकार ही नहीं कर रहा हो। डैम, मर्द हो जाओ मेरे लिए, सियावियन ने दांत भींचते हुए कहा और अपनी पूरी डोज की एनर्जी छोड़ दी। उसकी सोल पावर ने पूरे कोल्ड्रोन को ढक लिया और वो तीनों एनर्जीज को धीरे धीरे एक साथ मिलाने लगा। शुरू में सब कुछ शांत था, लेकिन अचानक स्कारलेट ब्लड के भीतर से वॉयलेंट एनर्जी का विस्फोट हुआ। एक तेज हवा उठी जिसने कोल्ड्रोन के इनर वॉल को झकझोर दिया। पूरे वुडन हाउस में एक मेटेलिक आवाज गूंज गई। भारी कोल्ड्रोन हिल गया। अगर ये ऑर्डिनरी कोल्ड्रोन होता तो अब तक फट चुका होता। सियावियन का चेहरा गंभीर हो गया। अंदर का ब्लड अब उबलता हुआ फॉग जैसा लग रहा था और उसकी इंटरनल एनर्जी वेव्स बेचैन होकर बाहर निकल रही थी। हर वेव कोल्ड्रोन की दीवार से टकरा रही थी और उसकी आवाज पूरे वुडन हाउस में गूंज रही थी। बाहर यू फैमिली के सभी लोग अब जान चुके थे कि सियावियन की रिफाइनिंग में कोई प्रॉब्लम आ गई है। क्या वो ठीक है? एक सुनसान रास्ते पे यूरू ने अपनी सुंदर आंखें सिकोड़ते हुए पूछा और नजर उस वुडन हाउस पर डाली जहाँ पे सियावियन था। अंदर सियावियन ने अपनी सारी डोबची एनर्जी कोल्ड्रोन में झोंक दी और उस वॉयलेंट एनर्जी को दबाते हुए अपनी सोल पावर को हर कोने में फैला दिया। फिक्स हो जाओ मेरे लिए, उसने दहाड़ लगाई। सियावियन का चेहरा अब गंभीर था। उसने डोची से अपनी बॉडी को स्टेबलाइज किया और फ्लेम को और गर्म किया। उसके पीछे गोल्डन ड्रैगन किंग की वर्चुअल फिगर धीरे से प्रकट हुई, जिसने गहरी आवाज में कहा, सावधान रहो सियावियन, ये ब्लड बहुत ज्यादा वायलेंट है। थोड़ा भी इम्बैलेंस हुआ तो सब कुछ खराब हो जाएगा। सियावियन ने सिर झुकाए बिना जवाब दिया, मुझे पता है। उसकी आंखें पूरी तरह फ्लेम की तरह चमक रही थी। उसने अपने दोनों हाथ उठाए और उंगलियों से एनर्जी सील्स बनाते हुए चिल्लाया, कंडेंस। कोल्ड्रोन के अंदर की सारी एनर्जीज धीरे धीरे शांत होने लगी और वो वायलेंट पावर अब एक चमकदार गोल्ड मेडिसिनल लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो गई। सक्सेस। उस लिक्विड में अब फेंट पिल फ्रेगनेंस फैलने लगी थी। उसने फ्लेम को और ज्यादा कंसंट्रेट किया और फाइनल कंडेंसेशन शुरू किया। फ्लेम्स अब मिल्की व्हाइट नहीं बल्कि गोल्डन टिंट लिए हुए थे। सियावियन ने अपनी सोल पावर को पूरी तरह झोंक दिया। धीरे धीरे कोल्ड्रोन के अंदर एनर्जी कंप्रेस होने लगी और लगभग 2 घंटे बाद हल्की आवाज आई। फ्लेम के बीच एक छोटी राउंड पिल घूमने लगी। वो पूरी तरह ट्रांसलूसेंट थी। अंदर से हल्की रेड मिस्ट निकल रही थी और चारों तरफ एक शानदार ऑरा फैला रही थी। गुबेन P1 पिल। सियावियन ने मुस्कुराते हुए कहा,
उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन साथ ही सफलता की चमक भी। उसने हाथ बढ़ा के वो पिल उठाई। उसकी गर्मी और स्पिरिचुअल फ्लक्चुएशंस महसूस करते हुए वो धीरे से बोला, ये सच में एक एम्परर टायर पिल है। फिर वो पीछे की ओर बैठ गया, आंखें बंद की और धीरे धीरे अपनी सांसें नॉर्मल की। कमरे में अब एक ही आवाज थी, फ्लेम के धीरे धीरे बुझने की। जब लकड़ी के घर के बाहर मौजूद लोग थोड़ी राहत की सांस ले रहे थे, उसी समय सेवन का मन फिर से पूरी तरह से मेडिसिन कोल्ड्रॉन पर केंद्रित हो गया। उसकी सारी सोल पावर कोल्ड्रॉन में प्रभावित हो रही थी। वो फ्लेम की हीट और अलग अलग मेडिसिन लिक्विड के फ्यूजन से उत्पन्न हर रिएक्शन को अपने मन की शक्ति से महसूस कर रहा था। मेडिसिन कोल्ड्रॉन के अंदर मिल्की व्हाइट फ्लेम आधी मुट्ठी जितनी बड़ी एक लिक्विड मास को घेर रही थी। वो लिक्विड हल्का सा कलरफुल था, लेकिन उसका मेन कलर अब भी गहरा लाल था। उस डार्क रेड कलर के अंदर कई ऐसी एनर्जीज धीरे धीरे मर्ज हो रही थी जिनका कलर तक डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता था। उस लिक्विड के अंदर जो कामनेस थी, उसे महसूस कर सेवन ने थोड़ी राहत की सांस ली। पिछली बार की घटना के बाद सब कुछ अब ज्यादा स्टेबल हो गया था। इस रूप को देख के लगता था कि जैसे ही मेडिसिनल पावर एक दूसरे में पूरी तरह फ्यूज हो जाएंगी, ये धीरे धीरे मेडिसिन पिल का प्रोटोटाइप बनाने लगेगी। बेशक यह काफी धीमा प्रोसेस था। सेवन के अनुमान के अनुसार इस फ्यूजन को पूरा होने में कम से कम 5 दिन लगेंगे। उसने एक लंबी सांस खींची और अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर ली। अपने मन में फ्लेम मंत्र को एक्टिवेट करते हुए उसने आसपास की हेवन और अर्थ की एनर्जी को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट किया। उसकी सोल पावर अब भी कोल्ड्रॉन के भीतर घूम रही थी, हीट को कंट्रोल कर रही थी और हर मेडिसिनल पावर के फ्यूजन को बैलेंस में रखे हुए थी। अब उसे बस शांति से इंतजार करना था और ये इंतजार पूरे 6 दिन चला। इन 6 दिनों में यू फैमिली में जो लोग शुरू में तमाशा देखने के लिए इकट्ठा हुए थे, वो धीरे धीरे चले गए। लेकिन रोज जब भी कोई बाहर आता, उनकी नजर अचानक ही पीछे के आंगन वाले उस वुडन हाउस पे चली जाती, जहाँ से लगातार सोल पावर की लहरें और हल्की चमक निकलती रहती थी। उनके चेहरों पे अनजाने में ही प्रशंसा दिखती थी, क्योंकि जिस इंसान ने उस वुडन हाउस में खुद को बंद कर रखा था, उसे उनके यू फैमिली पैट्रियार्च ने खुद गेस्ट का दर्जा दिया था। और इस ड्रोडी कॉन्टिनेंट में जहां पावर ही सब कुछ है, एक एम्परर रैंक अल्केमिस्ट का ऐसा सम्मान पाना स्वाभाविक था। इन 6 दिनों में यू फैमिली के सभी लोग अब उस घर से आती ओकेजनल एक्सप्लोजन्स और ड्रैगन रोज के आदी हो चुके थे। किसी को नहीं पता था कि अंदर वो ग्रेट बंदा कब तक अल्केमी करेगा, लेकिन जब उन्होंने अपनी आंखों से वो अल्केमी विजन्स देखे तो सभी दंग रह गए। इतनी एनर्जी मूवमेंट, इतनी हार्ड प्रोसेस, लोग हैरान थे। अब समझ आया कि हाई क्वालिटी पिल्स इतनी महंगी और रेयर क्यों होती हैं। सिर्फ रिफाइन करने में इतना ज्यादा खतरा और मेहनत। इन 6 दिनों में यूरू और बाकी लोग रोज कुछ टाइम के लिए वुडन हाउस के बाहर रुकते। पहला रीजन, सेवन को जरूरत पड़ने पे कुछ भी पहुंचाना, और दूसरा उस इंपीरियल मेडिसिन पिल को पैदा होते हुए अपनी आंखों से देखना। लेकिन सेवन हर बार बिल्कुल शांत रहा, किसी मूर्ति के जैसे। वो हिलता भी नहीं था, बस उसकी ब्रीदिंग धीरे धीरे और हल्की होती गई। उसका ऑरा अब इतना शांत था कि लगता था जैसे कोई साधु डीप मेडिटेशन में हो। अगर यूयू का ज्ञान असाधारण ना होता तो शायद वो सोचता कि सेवन को कोई समस्या हो गई है, पर उसे पता था यह किसी पावरफुल अल्केमिस्ट की डीप फोकस की सिचुएशन है। हालांकि सेवन बाहर से शांत था, पर कोल्ड्रॉन के अंदर जैसे आसमान में बिजली कड़क रही हो। लगातार रंबलिंग साउंड आ रही थी। एक अत्यंत भयानक सोल फोर्स बार बार उसके भीतर बह रही थी और 5 मेडिसिनल मटेरियल्स की पावर के साथ मिलके घूम रही थी। उसके कंट्रोल में ये सब ऐसी सटीकता से चल रहा था कि हेवनली फ्लेम भी अब पूरी तरह से उसके आदेशों का पालन कर रही थी। 6 दिन धीरे धीरे बीत गए। 7वें दिन की सुबह जब दूर पहाड़ों के पार से पहली सनलाइट धरती पे पड़ी, उसने सीधा उस वुडन हाउस की खिड़कियों में प्रवेश किया। हॉट रेज के नीचे सेवन की आंखें, जो पूरे 6 दिन से बंद थी, हल्की सी कंपकपी के साथ खुली। उसकी काली आंखों में अब सनलाइट चमक रही थी और उसी पल उसका शांत ऑरा बदल गया, जैसे कोई सोया हुआ शेर अब जाग गया हो। उसकी बॉडी से धीरे धीरे एक रिफाइंड ऑरा निकल रहा था। पिछले 6 दिनों में उसका कल्टीवेशन और भी ज्यादा स्टेबल हो चुका था। अगर पहले वो 3 स्टार डोवडी के इनिशियल पीक पे था, तो अब वो 3 स्टार पीक पे खड़ा था और 4 स्टार ब्रेक थ्रो से बस तोल ही दूर था। पहला रिट्रीट सिर्फ उसकी पावर को बहाल करने के लिए था, लेकिन इस बार की अल्केमी ने उसे बहुत फायदा दिया था। उसने अपनी बॉडी से निकलती उस नई ऑरा को महसूस किया और थोड़ा चौंक गया, फिर गहराई में सोच में डूब गया। वाकई इस बार की रिफाइनमेंट ने बहुत कुछ बदल दिया है, क्योंकि ये पिल मेकिंग केवल सफलता
या फिर असफलता का मामला नहीं था, ये उसका टेस्ट था कि वो पांचों पावरफुल मेडिसिनल पावर्स को एक साथ कंडेंस कर पाएगा या नहीं, और उसने ये कर दिखाया था बिना किसी वेस्ट या इम्बैलेंस के। नॉर्मल सिचुएशन में इस P1 पिल जैसी पिल की सफलता दर बहुत कम होती है, क्योंकि इसका प्रोसेस बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स था और ऊपर से जो ब्लड एसेंस इस्तेमाल हुआ वो नॉर्मल ब्लड की तुलना में कई गुना ज्यादा वायलेंट था। फिर उस पर ड्रैगन ब्लड इमोर्टल वाइन और बीस्ट ब्लड एसेंस का क्लैश, ये सब प्रिस्क्रिप्शन के बेसिक फॉर्मूला से एकदम अलग था। नॉर्मली अगर फॉर्मूला से एक भी हर्ब की कमी हो जाए तो पूरी अल्केमी फेल हो जाती है, क्योंकि हर फॉर्मूला अनगिनत प्रयोगों से परफेक्ट किया गया होता है और उसे अपने हिसाब से बदलना लगभग इम्पॉसिबल होता है। लेकिन सियावियन ने यह कर दिखाया था। उसकी आंखें धीरे धीरे कोल्ड्रोन की ओर मुड़ी, जहां फ्लेम के भीतर एक हल्की पर्पल रेड मेडिसिनल पिल प्रोटोटाइप घूम रही थी। सियावियन के होठों पे हल्की सी मुस्कान आ गई। वो पिल लगभग एक छोटे फ्रूट के आकार की थी, पूरी तरह पर्पल रेड रंग में ढकी हुई। उसकी सरफेस थोड़ी खुरदरी थी, लेकिन सियावियन उससे निकलती प्योर और मैजेस्टिक मेडिसिनल पावर को महसूस कर पा रहा था। उस पावर में एक अद्भुत प्रभाव था जो किसी भी इंसान की कल्टीवेशन टैलेंट को भी सुधार सकता था। सब जानते हैं कि किसी इंसान का टैलेंट और पोटेंशियल जन्मजात होते हैं, हालांकि ये उसके फ्यूचर की ऊंचाई तय नहीं करते, पर जो जन्म से ही टैलेंट लेकर आता है उसका कल्टीवेशन नेचुरली तेज होता है। लेकिन टैलेंट और पोटेंशियल को बढ़ाना लगभग असंभव होता है, और यही चीज ये पिल कर सकती थी, सिर्फ इसी वजह से कि ये पिल अपनी इंपीरियल रेपुटेशन की हकदार थी। अब पिल का बेसिक फॉर्म पूरा हो चुका था, बस आखिरी स्टेप बचा था, प्रेगनेंसी स्टेप। इस स्टेप में कोई बड़ी बाधा नहीं थी, क्योंकि पिल के प्रोटोटाइप के अंदर सभी मेडिसिनल पावर्स पहले से ही परफेक्टली मर्ज हो चुके थे। यहाँ तक कि अगर ये आखिरी स्टेप असफल भी हो जाता तो भी पिल का इफेक्ट बहुत ज्यादा खराब नहीं होता। लेकिन एक ट्रू अल्केमिस्ट कभी परफेक्शन से समझौता नहीं करता, इसलिए सियावियन ने लास्ट स्टेप शुरू किया। उसकी मिल्की व्हाइट फ्लेम अब धीरे धीरे कमजोर हो गई और हल्की गर्मी छोड़ते हुए पिल प्रोटोटाइप में धीरे धीरे एंटर करने लगी। ये लास्ट स्टेप ज्यादा लंबा नहीं चला। लगभग 10 घंटे बाद फ्लेम के भीतर की वो खुरदरी पिल पूरी तरह ट्रांसफॉर्म हो चुकी थी। अब वो एक थंब साइज्ड पिल थी, एक रेड और बैंगनी कलर की। दोनों कलर आपस में मिलके ताइची पैटर्न बना रहे थे। वो इतनी चमकदार थी कि लगता था उसमें किसी तरह की स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस है। और जैसे ही वो पिल पूरी तरह बनी, पूरा यू फैमिली एरिया अंधकार में हो गया। आसमान में गहरे काले बादल तेजी से इकट्ठे हुए, बिजलियां चमकने लगी, जैसे कोई हेवनली फिनोमेना जन्म ले रहा हो। पूरी यू फैमिली हैरान रह गई। सभी लोग ऊपर देखते हुए रुक गए और लगभग एक साथ उनकी निगाहें पीछे के आंगन की ओर मुड़ी, जहां उस वुडन हाउस के ऊपर अब एक आकृति खड़ी थी, हाथ पीछे बांधे हुए और आसमान के बादलों को बिना किसी बहके देखती हुई। उसी समय मेन हॉल के अंदर फूलों की हल्की खुशबू फैली थी। कुछ लोग परिवार की बातों पर हंस बोल रहे थे। योरू भी वहीं बैठी थी, लेकिन उसके चेहरे पे अब शोक झलक रहा था। वो अब तक उस वुडन हाउस में बंद है, 10 दिन से ज्यादा हो गए। आखिर वो ठीक कब होगा? थोड़ी देर चुप रहने के बाद यूरू ने झुंझला के कहा, अल्केमी एक लंबा प्रोसेस है, इसे जल्दी नहीं किया जा सकता। यूरू ने पीली किताब बंद करते हुए कहा, थोड़ा और इंतजार करो, मुझे लगता है अब जल्दी ही रिजल्ट मिलेगा। तुम ये बात अब तक 10 बार कह चुके हो। यूरू ने मुंह बनाते हुए कहा और फिर कुर्सी पे बैठ गई। लेकिन तभी पूरा कमरा जोर से हिल गया। अचानक आई उस फ्रेगनेंस और थंडर ने यूयू और यूरू दोनों को चौंका दिया। उनकी नजरें तुरंत वुडन हाउस की ओर मुड़ी, जहां एक बहुत ज्यादा पावरफुल एनर्जी फ्लक्चुएशंस तेजी से आकार ले रही थी। लगता है अल्केमी पूरी होने वाली है। यूयू की आंखों में खुशी की चमक आई। हालांकि वो खुद अल्केमिस्ट नहीं था, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से वो जानता था जब कोई हाई लेवल पिल बनने वाली होती है तो ऐसा ही विजन होता है, इंपीरियल ग्रेड पिल। सियावियन, उसने सच में कर दिखाया। यूरो ने ऊपर आकाश की ओर देखा, जहां डार्क क्लाउड्स उमड़ रहे थे। उसके दिल में एक अनजानी उत्तेजना उठी। सावधान रहो, यूयू ने कहा, किसी को डिस्टर्ब मत करने देना। चिंग चैंग में बहुत सारे पावरफुल लोग हैं, ये मूवमेंट उनसे छिप नहीं पाएगी। लेकिन उसकी बात पूरी होते ही वुडन हाउस के अंदर की एनर्जी अचानक एक्सप्लोजिव लेवल पे पहुंच गई और एक जोरदार बूम के साथ कुछ फीट चौड़ा एनर्जी बीम सीधे छत फाड़ के आसमान की ओर निकल गया। यूरो की आंखें भी चौड़ी हो गई। ये आखिर सियावियन किस लेवल की पिल डिफाइन कर रहा है? इतनी बड़ी मूवमेंट तो पूरे चिंग चैंग को हिला देगी। फादर, उसने धीरे से कहा। यूरो की आंख में अब ठंडक उतर आई। जब से वो डार्क डिजीज मेरे अंदर घुसी थी, मैं लंबे टाइम से सामने नहीं आया। शायद अब समय आ गया है कि मैं उन लालची लोगों को एक बार फिर याद दिला दूं, यूयू अभी जिंदा है।
उसकी ग्रे पर्पल आंखों में ठंडी चमक उभरी। ऐसी मूवमेंट से निश्चित ही 4 स्टार डोबडी जैसे लोग भी आकर्षित होंगे। अगर कोई और डेविल इसमें दखल दे बैठा तो स्यावियन को भारी नुकसान हो सकता है। ये कहते हुए यूयू का शरीर धीरे धीरे गायब हो गया और अगले ही पल वो कमरे की छत पे प्रकट हुआ। उसकी ठंडी आंखें चारों दिशाओं में घूमी। जैसा उन्होंने सोचा था वैसा ही हुआ। वो एनर्जी बीम जिसने आसमान को चीर दिया था उसने तुरंत चिंग चैंग के बहुत सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स का ध्यान खींच लिया। वो सब उस एनर्जी बीम में मौजूद प्योर ऑरा को महसूस कर सकते थे। कई लोग अपने कमरों से बाहर निकल आए और कुछ ही मिनटों में स्यावियन के वुडन हाउस के आसपास की इमारतों और पेड़ों की शाखाओं पर लोगों की भीड़ लग गई। कई सारे पावरफुल लोग बीम को देख के दंग रह गए। वो बच्चा स्यावियन है ना? किसी ने कहा। सिर्फ कुछ ही दिनों में उसकी रिफाइनिंग स्किल इतनी ज्यादा बढ़ गई। रिफाइनिंग एसोसिएशन के एक बुजुर्ग ने दूर से देखते हुए बड़बड़ाया, उसकी फ्लेम बायरू जैसी ही है। मुझे याद है बीम में पिल फ्रेगनेंस भरी है। लगता है कोई हाई ग्रेड पिल रिफाइन हो रही है, लेकिन इतनी बड़ी मूवमेंट तो इंपीरियल पिल जैसी लगती है। क्या बायरू खुद रिफाइन कर रहा है? धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। लोगों की आंखों में अब लालच झलकने लगा, क्योंकि जो पिल इस लेवल की हेवन विजन उत्पन्न करे वो नॉर्मल तो हो ही नहीं सकती। अचानक हवा को चीरती हुई एक आवाज आई। कई फिगर आसमान में उभरे, होवरिंग करते हुए उस बीम को देखने लगे। चिंग चैंग में ऐसे मास्टर अल्केमिस्ट भी हैं? एक गंजे आदमी ने हैरानी से कहा। इस मूवमेंट को देख के लगता है कि ये पिल 9th ग्रेड के करीब है। यहाँ तक कि मैं भी इसे रिफाइन नहीं कर सकता, दूसरा व्यक्ति बोला। लेकिन वो यूयू भी बाहर निकल आया है। अब स्यावियन को मारना आसान नहीं रहेगा। पास ही खड़ा मुलर ठंडी आवाज में बोला, हमारे पास खबर है कि स्यावियन रूइन से निकलने के बाद से यू फैमिली में ही रह रहा है। उसकी आंखों में पुरानी दुश्मनी झलक रही थी। वक्त आ गया है पुराने हिसाब चुकाने का। सामने खड़े ग्रे रोब्ड आदमी ने ठंडी आवाज में कहा, सिर्फ उसे नहीं मारना है, मैं तो ये जानना चाहता हूँ कि ऐसा कौन अल्केमिस्ट है जो इतनी पावरफुल पिल बना सकता है। क्या अल्केमिस्ट एसोसिएशन का बाइसू अब अकेला जीनियस नहीं रहा? वो हल्का हंसा, लेकिन उसने ऐसी जगह अल्केमी करने की हिम्मत की है। मतलब वो अब पिल फॉर्मेशन के क्रिटिकल मोमेंट में है। अगर अभी उसे डिस्टर्ब किया गया तो न सिर्फ पिल खराब होगी बल्कि उसे खुद बैकलैश का सामना करना पड़ेगा। मुलर ने ठंडी मुस्कान दी, और ऐसे अल्केमिस्ट की सोल पावर तो प्राइसलेस होती है। लेकिन तभी वुडन हाउस के ऊपर की छत पे एक ब्लरी फिगर धीरे धीरे प्रकट हुआ। उसकी ग्रे आईज में कोल्ड किलिंग इंटेंट चमक रहा था। वो धीरे से बोला, जो कोई भी यहाँ से 100 मीटर के भीतर आया मारा जाएगा। आसमान में आवाज गूंज उठी और उसी पल यूयू का 5 स्टार डोबडी ऑरा फट पड़ा। आसमान कांप गया। आसपास के सभी कल्टीवेटर्स के चेहरों पे गंभीरता छा गई। ग्रे रोब्ड आदमी ने ऊपर देखा और ठंडी सांस ली। मुसीबत बढ़ गई है। यू फैमिली के कंपाउंड के ऊपर आसमान में लगातार थंडर क्लाउड्स उमड़ रहे थे। जैसे ही एक जोरदार चिल्लाहट गूंजी, एक मैजेस्टिक ओरा उस ब्लरी आदमी की बॉडी से बाहर फट पड़ा। इस मोमेंटम को महसूस करते ही वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे बदल गए और पूरे माहौल में एक वॉइसलेस टेंशन फैल गई। 5 स्टार डोबडी पावर हाउस, किसी ने अविश्वास में कहा। उस सभा में फैली ठंडी किलिंग इंटेंट को महसूस करके बहुतों के दिल कांप गए और वो जल्दी ही पीछे हट गए। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो सुना था कि इस बूढ़े की छिपी हुई बीमारी अब तक ठीक नहीं हुई, लेकिन ये तो रियल 5 स्टार डोबडी पावर हाउस है। उस मैजेस्टिक ओरा को महसूस करते हुए ग्रे कपड़ों वाला आदमी थोड़ा स्टन्ड रह गया। वो जानता था कि उसने पहले भी कई बार इस आदमी को देखा था, लेकिन ये पावर अब कुछ और ही थी। यू फैमिली का ये हेड अब सच में 5 स्टार डोबडी बन चुका था। कहा जाता था कि उसे किसी डार्क इलनेस ने कमजोर कर दिया था, इसलिए उसकी पावर पहले जैसी नहीं रही। यही सोच के मुलर फैमिली के पिता पुत्र आज स्यावियन से बदला लेने यू फैमिली आए थे। लेकिन अब जब यू फैमिली मास्टर ने अपनी पावर वापस पा ली है तो उसके सामने किसी को पकड़ने की कोशिश करना, वो भी उसकी अपनी आंखों के सामने, पूरी तरह बेवकूफी थी। आखिर मुलर फैमिली का चीफ बस लेट 4 स्टार डोबडी ही था। 10 सेकंड्स में सभी यहाँ से भाग जाओ। ग्रे कपड़ों वाला आदमी जब ये सोच ही रहा था तभी यू फैमिली मास्टर की बर्फ जैसी ठंडी नजरें सीधे उसकी ओर उठी। उसकी आंखों से निकलती वो किलिंग इंटेंट इतनी ज्यादा ठंडी थी कि मुलर फैमिली के एल्डर की रीढ़ तक में सिरहन दौड़ गई। लेकिन दिल में डर होने के बावजूद मुलर फैमिली की वो सिटी में अपनी एक अलग ही हैसियत थी। भले ही वो वुहान फैमिली के बराबर नहीं थे, लेकिन उन्हें इस तरह डांटने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। मुलर तो खुद काफी एरोगेंट था और जब उसके साथ उसके पिता थे तो उसे डरने की कोई वजह नजर नहीं आई। पहले वापस चलो और स्यावियन को ढूंढो। अभी उसके साथ लड़ना ठीक नहीं। 5 स्टार डोबडी से दुश्मनी लेना समझदारी नहीं होगी। ग्रे रोब्ड आदमी ने
धीमी आवाज में कहा, जबकि मुलर का चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। ये सुनकर मुलर कुछ पल के लिए चुप हो गया, फिर उसने सिर हिलाया और अपने हाथ से इशारा कर लोगों को पीछे हटने का आदेश दिया। मुलर ने जाते जाते उस आसमान में तैरते ब्लरी फिगर को देखा, एक रियल 5 स्टार डोवडी पावर हाउस। उसके पिता तक उससे नहीं निपट सकते थे। चारों तरफ खड़े लोग भी यू फैमिली के इस प्रदर्शन को देख के दांतों तले उंगली दबा गए। 5 स्टार डोवडी, किसी ने धीरे से कहा, वाकई कोई मामूली शख्स नहीं है। मुलर ने यू फैमिली की दिशा में घूरते हुए गुस्से में कहा, श्याव्यान, तू प्रार्थना कर कि कभी मेरे हाथ न लगे, वरना मैं तुझे बहुत ही बुरी मौत दूंगा। आसमान में यह सामान्य सीन देख के यू फैमिली के भीतर भी हलचल मच गई। अचानक तेज हवा का शोर उठा और कई सारी सिलावटीज आसमान में उभर आई। सभी यू फैमिली कंपाउंड से निकल के हवा में मंडराने लगे। सबकी निगाहें आसमान में घूमते गहरे बादलों पे टिकी थी। पिल लाइटनिंग, यूयू आसमान में तैरते हुए बोला। उसकी आंखें उन काले बादलों पे थीं जिनमें सिल्वर स्नेक्स जैसी बिजली के रेसे घूम रहे थे। उसके पास यूरू और थर्ड एल्डर भी खड़े थे, जो अभी अभी हर्ब्स लेने गए थे। आसमान से उतरती हेवनली माइट को महसूस करते हुए तीनों के दिल हल्का कांप गए। सभी एल्डर्स ध्यान दें, यू फैमिली कंपाउंड में बड़ी फॉर्मेशन एक्टिवेट करो। अगर पिल लाइटनिंग कंपाउंड में गिरे तो तुरंत कार्रवाई करो। यूयू ने गंभीर चेहरा बनाते हुए आदेश दिया। जी, सभी एल्डर्स ने एक साथ जवाब दिया और झटपट नीचे उतर गए। फिर वो कोर्टयार्ड के चारों कोनों में फैल गए और उनकी बॉडी से जोश भरी फाइटिंग ची ऊपर उठने लगी, जो दूर से एक दूसरे से टकरा के गूंजने लगी। यू फैमिली के सभी लोग कंपाउंड छोड़ दो, फ्रंट यार्ड में जाओ, बाहर मत घूमो, यूयू ने दोबारा आदेश दिया। यू फैमिली के कई सदस्य आसमान की उस गड़गड़ाहट को देख के जिज्ञासु थे, लेकिन पैट्रियार्च के आदेश पर वे सभी फ्रंट यार्ड की ओर भागे और वहां खड़े होकर आसमान में उस भयावह पिल लाइटनिंग को देखने लगे, जो अब धीरे धीरे अपनी पावर दिखाने लगा था। कई हाई ग्रेड पिल्स ऐसी होती हैं कि जब वो बनती हैं तो आसमान खुद रिएक्शन देता है। पिल लाइटनिंग बनती है, लेकिन सेवन की ये पिल थंडर अब तक मैंने जितनी देखी है उनसे कई गुना ज्यादा पावरफुल है। यूयू ने गहरी सांस लेके कहा, पैट्रियार्च, क्या श्याव्यान इस पिल लाइटनिंग को झेल पाएगा? थर्ड एल्डर ने ऊपर आसमान में लकड़ी के घर के ऊपर युवक को देखते हुए चिंता से पूछा। यूयू थोड़ी देर सोच में पड़ा, फिर मुस्कुराते हुए बोला, मुझे नहीं पता, मैंने इतनी ज्यादा पिल लाइटनिंग नहीं देखी है, लेकिन एक बार मैंने देखा था एक अल्केमिस्ट ने 4 स्टार डोवडी पावर हाउस को बुलाया था उस पिल लाइटनिंग को रोकने के लिए, और श्याव्यान की ये पिल लाइटनिंग उससे भी कहीं ज्यादा पावरफुल लग रही है। अपने अकेले दम पे इसे झेलना मुश्किल होगा। यूरो के हाथ हल्के से कांपे, उसने धीरे से सिर झुका लिया। उसकी बॉडी में मैजेस्टिक फाइटिंग स्पिरिट बहने लगी। उसने मन ही मन सोच लिया था कि अगर श्याव्यान जरा भी चूका तो वो तुरंत एक्शन लेगी। ध्यान रखना, यूयू ने कहा, अगर हालत बिगड़ी तो तुम और मैं दोनों साथ में कदम उठाएंगे। हम भले ही पिल लाइटनिंग को रोक ना पाए, पर श्याव्यान का बोझ तो हल्का कर ही सकते हैं। ये सुन के यूरो ने हल्के से सिर झुकाया। थैंक यू फादर। और थर्ड एल्डर भी, वो जानती थी उसके पिता का ये सब करना सिर्फ उसकी वजह से ही था। धीरे धीरे आसमान के बादल और गहरे और भारी होते जा रहे थे। दूर से लगता था जैसे वो जमीन पर गिर पड़ेंगे। पूरी दुनिया पे एक ओप्रेसिव ऑरा छा गया था। ये फैमिली कोर्टयार्ड के नीचे से देखने वालों को श्याव्यान के ऊपर काले बादल मंडराते दिखाई दे रहे थे। थंडर की गूंज और आसमान की पावर, सब कुछ लोगों को डर से भर रहा था। फिर भी उस लकड़ी के घर की छत पे शांत खड़ा श्याव्यान, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो, उसकी ओर देखने वाले हर व्यक्ति के दिल में एडमिरेशन भर गया। हे, अचानक काले बादलों में से एक मोटा काला बिजली का गोला निकला, जिसकी चमक से पूरा अंधकार में आकाश उज्जवल हो उठा। लकड़ी के घर के ऊपर श्याव्यान ने सिर उठाया। उसके सिर के ऊपर मंडराते काले घने बादल लगभग हाथ की पहुंच में थे। थंडर की गड़गड़ाहट उसके कानों के बिल्कुल पास फट रही थी, जिससे उसके कानों में एक बजिंग साउंड गूंजने लगी थी। ये पिल लाइटनिंग पहले की तरह क्यों नहीं है जो उसने मेडिसिनल पिल रिफाइन करते वक्त अट्रैक्ट की थी? घने बादलों में चमकते उस सिल्वर स्नेक जैसे थंडर को ध्यान से देखते हुए और उसमें छिपी भयंकर पावर को महसूस करते हुए यूरो की आंखों में भी हैरानी और संदेह की झलक थी, क्योंकि इस बार का थंडर क्लाउड पहले वाले अल्केमिस्ट एसोसिएशन वाले से कहीं ज्यादा पावरफुल था। पता नहीं श्याव्यान इसे झेल पाएगा या नहीं। अल्केमिस्ट सच में इस दुनिया का सबसे पावरफुल प्रोफेशन है। अनगिनत अल्केमिस्ट के लिए उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी उम्मीद यही होती है कि वो ऐसा थंडर क्लाउड खींचे जो और भी ज्यादा पावरफुल हो, क्योंकि इसका मतलब है कि उनकी बनाई पिल का रैंक भी उतना ही ऊंचा होगा। उनके लिए ये एक बहुत बड़ा सम्मान
महान होता है और स्याव्यान भी इस पे गर्व करता था। उसे साफ याद था कि उसने अब तक जितनी बार भी मेडिसिनल पिल्स रिफाइन की थी उसने कभी इतना भयानक सीन नहीं देखा था। आज का नजारा उसकी बढ़ती पावर का प्रमाण था। आखिरकार रिफाइनिंग भी एक बेहद एनर्जी कंज्यूमिंग काम था जो न सिर्फ सोल पावर बल्कि फाइटिंग चिप पर भी बहुत भारी पड़ता था। जैसे जैसे मेडिसिनल कोल्ड्रोन से निकलती एनर्जी की वेव्स तेज होती गई, यू फैमिली कोर्टयार्ड के आसमान में एक तेज धमाके की गूंज फैल गई। उसी पल लगा जैसे ये पूरा आसमान अचानक अंधेरे में डूब गया हो। बादल चारों दिशाओं से उमड़ने लगे। इस बार जो बादल इकट्ठा हुए वो नॉर्मल काले नहीं थे बल्कि एक अत्यंत गहरे और भयानक काले रंग के थे। पूरा आसमान थंडर क्लाउड्स और ब्लैक मिस्ट से भर गया था। कोई थंडर क्लैप नहीं हुआ, लेकिन जब लोग उन काले बादलों को देखते तो ऐसे लगता जैसे आत्मा तक कांप उठी हो। इस दुनिया में सिर्फ बेहद कीमती 8th ग्रेड पिल्स ही 9 कलर्ड पिल थंडर को अट्रैक्ट कर सकती थी। उससे ऊपर 9th ग्रेड पिल्स होती हैं और उससे भी ऊपर लीजेंडरी एम्परर ग्रेड पिल्स। क्या स्याव्यान सच में इंपीरियल मेडिसिनल पिल रिफाइन कर रहा है? इस समय यू फैमिली के अनुभवी अल्केमी मास्टर्स के चेहरे पर भी उत्साह और शौक दोनों थे। किसी मास्टर अल्केमिस्ट को इतने करीब से रिफाइनिंग करते देखना अपनी स्किल को सुधारने का बेहतरीन मौका होता है और ये किसी भी अल्केमिस्ट के लिए अत्यंत आकर्षक होता है। आखिर ज्यादा मास्टर अल्केमिस्ट के पास रिफाइनमेंट के वक्त पावरफुल गार्ड्स होते हैं। ऐसे में इतने करीब से देख पाना रेयर मौका था। कई सालों से मिस्टीरियस थंडर नहीं देखा था। छत पर खड़ी यूरो ने आसमान में उस अजीब काले बादल को देखते हुए बुदबुदाया, क्या ये तो मिस्टीरियस थंडर है? गोल्डन ड्रैगन किंग ने भी हल्की मुस्कान के साथ कहा, उम्मीद नहीं थी कि इतना ज्यादा पावरफुल थंडर क्लाउड आएगा। मास्टर, ये मिस्टीरियस डेमन थंडर क्या है? स्याव्यान ने पूछा, क्योंकि उसे इस डार्क थंडर क्लाउड से एक फैमिलियर ऑरा महसूस हो रहा था। मैंने तो उसी से सुना था जब कोई 9th ग्रेड पिल रिफाइन करता है तो वो अत्यंत पावरफुल थंडर क्लाउड्स को अट्रैक्ट करता है। ब्लैक डेमन लाइटनिंग उन्हीं में से एक है, लेकिन इंपीरियल मेडिसिनल पिल्स के लिए जो थंडर क्लाउड आता है उसके अंदर होते हैं 9 कलर्ड थंडर क्लाउड्स, मिस्टीरियस डेमन थंडर, अर्थ डेमन थंडर और हेवन डेमन थंडर। इंपीरियल मेडिसिनल पिल्स भी 1 से 9 कलर्स तक के थंडर क्लाउड्स अट्रैक्ट करते हैं। ये थंडर क्लाउड्स वाकई बहुत ज्यादा पावरफुल होते हैं और 9 रंगों का थंडर क्लाउड से ऊपर होता है मिस्टीरियस थंडर। ये थंडर बहुत ज्यादा पावरफुल होता है और हर बार उसका आघात किसी तबाही से कम नहीं होता। गुबेन P1 पिल वाकई में एम्परर रैंक की फर्स्ट ग्रेड पिल कहलाने के योग्य है। ये मिस्टीरियस लाइटनिंग को अट्रैक्ट करने में सक्षम है। मेरी जानकारी में ये मिस्टीरियस लाइटनिंग इतनी घातक होती है कि नॉर्मल 4-स्टार डीवी इससे बच नहीं सकते। ये सुनकर स्याव्यान की नजरें भी उस लगातार घूमते काले बादल पे टिक गई। वहां से उसे एक भयानक विनाशकारी शक्ति महसूस हो रही थी। ये शक्ति पहले की 9 कलर पिल लाइटनिंग और ब्लैक डेमन पिल लाइटनिंग से अनगिनत गुना ज्यादा पावरफुल थी। पूरा यू फैमिली एरिया अब डेड साइलेंस में डूबा था। आसमान में कोई गर्जना नहीं, कोई आवाज नहीं, बस वो घना काला बादल जैसे सबको निगल लेना चाहता हो। लगभग 10 मिनट बाद बादलों के बीच एक गोलाकार वॉइड धीरे धीरे खुला। वो वॉइड बिल्कुल काला था, जैसे किसी ब्लैक होल का द्वार। जैसे ही वो वॉइड खुला, स्याव्यान की बॉडी के सारे रोंगटे खड़े हो गए। अगले ही पल उसका ऑरा पूरी तरह उफान पे था, आसमान तक पहुंचता हुआ। और उसी टाइम उस वॉइड के भीतर से थंडर एनर्जी की अनगिनत वेव्स इकट्ठा हुई और फिर अचानक एक आवाज के साथ एक मोटी काली बिजली पेड़ के तने जैसी जितनी चौड़ी आसमान से उतरती हुई आई सीधी स्याव्यान की ओर। वो बिजली भले छोटी दिख रही हो, लेकिन यू फैमिली के सभी लोग भय से कांप उठे और तेजी से पीछे हट गए। उन्हें पता था रिफाइनमेंट सफल हो भी जाए तो भी आखिरी कदम सबसे घातक होता है। कितनी ही हाई लेवल पिल्स इसी स्टेप में नष्ट हो चुकी हैं। स्याव्यान उस ब्लैक लाइटनिंग को घूर रहा था, वो भी जिसे देखकर उसे खुद खतरा महसूस हुआ। उसने उंगली हिलाई और उसकी स्टोरेज रिंग से एक गोल्डन चमकता हुआ फिगर निकला, गोल्डन डेमन पपेट। वो पपेट जिसने पहले कई बार पिल लाइटनिंग को एब्जॉर्ब किया था। स्याव्यान भी जानना चाहता था कि क्या गोल्डन डेमन पपेट इस बार प्रोफाउंड डेमन लाइटनिंग को झेल पाएगा। आखिर इसकी पावर 5-स्टार डोवडी के बराबर थी और स्याव्यान इससे काफी ज्यादा संतुष्ट था। ब्लैक लाइटनिंग सीधे पपेट के ऊपर गिरी और अगले ही पल उसका शरीर जड़ हो गया। उसकी हार्ड बॉडी की सतह पर लगे कपड़े चूर चूर होकर राख बन गए। हर बार जब वो ब्लैक थंडर उसकी बॉडी को छूती तो उसकी कठोर धातु नरम पड़ जाती, जैसे कोई
कोई अंधेरी शक्ति उसे खा रही हो। इतना विचित्र सीन स्याव्यन ने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा था। स्याव्यन का चेहरा और गंभीर हो गया। गोल्डन डेमन पपेट इतनी डिस्ट्रक्टिव पावर को एब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा था। अगर उसने अब कुछ नहीं किया तो उसका ये पपेट भी बर्बाद हो जाएगा, जिसे गोल्डन ड्रैगन किंग ने खुद सुधार के बनाया था। अब उसे खुद कदम उठाना ही था। एक गहरी सांस छोड़ के स्याव्यन ने कदम बढ़ाया। उसकी बॉडी लकड़ी के घर के ऊपर हवा में उभरी। पूरा शरीर आग से घिरा था। उसकी काली आंखों में बिजली के परछाइयां नाच रही थी। आसमान से नीचे गिरती उस काली बिजली को घूरते हुए स्याव्यन ने अपनी मुट्ठियां कसी। जैसे ही उसने पावर केंद्रित की, आसपास की सारी हेवन और अर्थ एनर्जी उसकी मुट्ठियों में समा गई। डोवडी पावर हाउस सच में भयानक होते हैं। वो हेवन की एनर्जी को खुद कंट्रोल कर सकते हैं। यहाँ तक कि अगर उनके अंदर डोलची ना भी हो तो भी वो ऐसी पावर छोड़ सकते हैं जो दुनिया को नष्ट कर दे। यही डोवडी की असली पावर है। आओ फिर देखते हैं, स्याव्यन ने धीरे से कहा। देखते हैं मिस्टीरियस थंडर, तुम कितने कैपेबल हो स्याव्यन को रोकने के लिए। भयानक एनर्जी उसकी मुट्ठी के चारों ओर घूमने लगी और सबकी आंखों के सामने स्याव्यन ने अपने पंच से सीधे उस काले थंडरबोल्ट पे अटैक कर दिया। तो भाई लोग, इस वीडियो में बस इतना ही। चलिए फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।